साहब मेरी झोपड़ी तोड़ दो, मुझे मार लो, पर मेरे मुन्ना की यह पुरानी कमीज मत फेंको। वो इसी निशान से मुझे ढूंढेगा। अगर उसने यह नहीं देखा तो वो वापस चला जाएगा साहब। बनारस के 80 घाट के पर अतिक्रमण हटाते वक्त जब एक बूढ़ी लाचार महिला ने पुलिस वालों के पैरों में गिरकर यह गुहार लगाई तो वहां खड़े जिले के सबसे सख्त जिला अधिकारी डीएम विक्रम सिंह राठौर का हाथ हवा में ही थम गया। वो बुढ़िया मिट्टी में सनी थी, उसके कपड़े तार तार थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पागलपन और उम्मीद के बीच झूल रही थी। दोस्तों, काशी नगरी जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, यहाँ गंगा की लहरें जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य अपने आगोश में समेटे बहती है। इसी पावन नगरी में जिला प्रशासन ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ रखा था। शहर में वीआईपी मूवमेंट होने वाला था, प्रधानमंत्री जी का दौरा था, इसलिए सुरक्षा और सुंदरता के नाम पर घाटों के किनारे बैठे भिखारियों और अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का सख्त आदेश था। इस पूरे अभियान की कमान संभाली थी युवा और तेज तर्रार आईएएस अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने। विक्रम सिंह एक ऐसे अफसर थे जिनके नाम से ही भू माफिया और अपराधी थर थर कांपते थे। उनका अनुशासन पत्थर की लकीर था। 6 फीट लंबा कद, रौबदार आवाज और चेहरे पर कभी ना आने वाली मुस्कान। वे भावनाओं से ज्यादा वे कर्तव्य को महत्व देते थे। उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। विक्रम सिंह अनाथालय में पले बढ़े थे। उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था, इसलिए उन्हें लगता था कि जो लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं वो दरअसल आलसी होते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। 80 घाट पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची। विक्रम सिंह अपनी सरकारी गाड़ी से उतरे। उनकी काली चमचमाती जूतों की आवाज घाट की सीढ़ियों पर गूंज उठी। उनके पीछे नगर निगम का दस्ता और पुलिस बल चल रहा था। विक्रम ने अपनी काली चश्मा ठीक की और चारों तरफ नजर दौड़ाई। इंस्पेक्टर, यह पूरा इलाका अगले 1 घंटे में साफ हो जाना चाहिए। यहाँ एक भी अवैध तंबू या भिखारी नजर नहीं आना चाहिए। वीआईपी रूट एकदम क्लियर चाहिए मुझे। विक्रम की आवाज में कड़की थी। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए। डंडे फटकारते हुए उन्होंने घाट के किनारे बैठे साधुओं और बेसहारा लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई। कोई अपनी पोटली समेट रहा था तो कोई हाथ जोड़कर मोहलत मांग रहा था, लेकिन विक्रम सिंह ने चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे चुपचाप खड़े होकर अपनी घड़ी देख रहे थे। तभी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शोर बढ़ गया। वहां 2 हवलदार एक बूढ़ी महिला को जबरदस्ती घसीट रहे थे, लेकिन वो महिला पेड़ के तने को दोनों हाथों से जकड़े हुए थी और छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा मुन्ना यहीं आएगा। उसने कहा था वो मेले में खो गया है, तो क्या हुआ, वो इसी पेड़ के पास मुझे मिलेगा। छोड़ो मुझे दुष्टो, छोड़ो मुझे। हवलदार ने गुस्से में आकर उस बुढ़िया की कलाई पर डंडा मारा। बुढ़िया दर्द से करा उठी, लेकिन उसने पेड़ नहीं छोड़ा। यह तमाशा देखकर विक्रम सिंह की भ्रिकुटी तन गई। भीड़ जमा होने लगी थी। काम में देरी हो रही थी। विक्रम तेजी कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़े। क्या हो रहा है यहाँ? एक बुढ़िया तुम लोगों से नहीं हट रही। विक्रम ने हवलदार को डांटा। सर, ये पागल है, रोज यहीं बैठती है, कह रही है कि इसका बेटा आएगा, हटा रहे हैं तो काट खाने को दौड़ रही है। हवलदार ने सफाई दी। विक्रम सिंह उस बुढ़िया के सामने जाकर खड़े हो गए। जो बुढ़िया जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके बाल सफ़ेद और उलझे हुए थे, जैसे वर्षों से तेल या कंघी न की गई हो। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और शरीर इतना कमजोर था कि पसलियां गिनी जा सकती थी। लेकिन उसकी गोद में एक मैली कुचैली पोटली थी जिसे उसने अपने बच्चे की तरह सीने से लगा रखा था। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, माता जी, ये सरकारी जमीन है, यहाँ बैठना मना है, आप रैन बसेरे में जाइए, चलिए उठिए यहाँ से। बुढ़िया ने धीरे से कहा। सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखों ने विक्रम के रौबदार चेहरे को देखा। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ममता और जिद थी। मैं नहीं जा सकती साहब, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा यहीं खोया था। 25 साल हो गए, वो अब बड़ा हो गया होगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा लंबा चढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो मुझे कहाँ ढूंढेगा? वो तो छोटा सा था जब उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। बुढ़िया की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अटूट विश्वास था। विक्रम को हंसी आ गई। 25 साल, कोई 25 साल तक पेड़ के नीचे कैसे इंतजार कर सकता है? उसे लगा ये महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। माता जी, 25 साल में दुनिया बदल गई है। जो खो गया वो खो गया, अब वो नहीं आएगा। आप यहाँ से हटिए, वरना जबरदस्ती हटानी पड़ेगी। विक्रम ने इशारा किया। हवलदार फिर आगे बढ़ा और उसने बुढ़िया के हाथ से वो पोटली छीनने की कोशिश की। जैसे ही पोटली खींची, बुढ़िया शेरनी की तरह दहाड़ी। खबरदार, खबरदार, जो मेरे मुन्ना की अमानत को हाथ लगाया, यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। छीना झपटी में पुरानी पोटली खुल गई और उसका सामान खबर सड़क पर बिखर गया। विक्रम की नज़र उस सामान पर पड़ी। उसमें न तो पैसे थे न गहने। उसमें था एक छोटा सा प्लास्टिक का टूटा हुआ खिलौना, एक सिपाही, एक आधी खाई हुई टॉफी का रैपर जो शायद सदियों पुराना था, और एक छोटे बच्चे की ऊनी टोपी जिस पर अंग्रेजी में वी लिखा था। विक्रम की नज़र उस टोपी पर अटक गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़का। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि माँ का इंतजार दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। विक्रम उस टोपी को एकटक देख रहे थे। बचपन की एक धुंधली याद उनके दिमाग में किसी कोने में कौंधी। अनाथालय के रिकॉर्ड के अनुसार जब वो 5 साल के थे तो पुलिस को वो मेले में रोते हुए मिले थे। उनके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी सिवाय एक टोपी के, लेकिन वो टोपी तो उनके पास थी जो उन्होंने अपने
अपने ट्रक में संभाल कर रखी थी, तो फिर यह दूसरी टोपी वैसी ही कैसे हो सकती है? विक्रम ने झुककर उस टोपी को उठाया। बुढ़िया घिसटते हुए आई और विक्रम के पैरों में गिर पड़ी। साहब, मेरी झोपड़ी तोड़ दो, मुझे मार लो, पर मेरे मुन्ना की यह पुरानी कमीज और टोपी मत फेंको। वो इसी वी के निशान से मुझे ढूंढेगा। मेरी पति ने मेले में जाने से पहले उसके माथे पर एक काला टीका लगाया था और यह टोपी पहनाई थी। उसका नाम विजय था, पर मैं उसे प्यार से विक्कू बुलाती थी। विक्कू यह शब्द सुनते ही विक्रम के कानों में जैसे हजार घंटियां एक साथ बज उठी। सन्नाटा छा गया। घाट का शोर, पुलिस की सीटियां, सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ वो शब्द गूंज रहा था, विक्कू। विक्रम को याद आया, अनाथालय में उसे सब विक्रम बुलाते थे, क्योंकि जो विजय नाम बता नहीं पाया था। लेकिन जब उसे तेज बुखार आता था तो वो नींद में अक्सर बड़बड़ाता था, माँ, विक्कू को भूख लगी है। अनाथालय की वार्डन हमेशा कहती थी कि शायद यह उसका घर का नाम था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने उस बुढ़िया की तरफ देखा जो अपनी बिखरी हुई चीज़ों को समेट रही थी। उसने वो टूटा हुआ प्लास्टिक का सिपाही उठाया और उसे चूमने लगी। यह मेरे विक्कू का खिलौना है। वो कहता था, बड़ा होकर मैं सिपाही बनूंगा, चोरों को पकड़ूंगा। देखो साहब, आज आप भी तो सिपाही जैसे लगते हो, मेरा विक्कू भी ऐसा ही लगता होगा ना? बुढ़िया ने मासूमियत से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम का गला सूख गया। उसका सख्त व्यक्तित्व, उसका अहंकार, उसका अनुशासन, सब कुछ उस बूढ़ी महिला के आंसुओं में बहने लगा। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला, लेकिन पसीना पोंछने के लिए नहीं, अपनी भर आई आंखों को छिपाने के लिए। उसने कांपते हुए उस प्लास्टिक के सिपाही को गौर से देखा। उस सिपाही का एक पैर टूटा हुआ था। विक्रम को याद आया, उसके पास बचपन में संदूक में एक ऐसा ही सिपाही था जिसका सिर टूटा हुआ था। यह एक सेट था जो मेले में उसने और उसकी माँ ने खरीदा था। आधा उसके पास था और आधा शायद उस दिन गिर गया था। क्या यही वही माँ है? क्या यह वही अभागन है जिसका हाथ कुंभ के मेले में भगदड़ से उससे छूट गया था? विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घुटनों के बल उस बुढ़िया के सामने बैठ गया। एक डीएम को एक भिखारन के पैरों में बैठा देख पूरा पुलिस महकमा हैरान था। सब एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। विक्रम ने बुढ़िया के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। वो हाथ खुरदुरे थे, उनमें केवल हड्डियां बची थी। माता जी, क्या निशानी थी तुम्हारे विक्कू की? कैसे पहचानोगे उसे? 25 साल हो गए, चेहरा तो बदल गया होगा। विक्रम की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बुढ़िया ने अपनी मैली साड़ी के पल्लू से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। वो एक फोटो थी जो शायद पानी और धूप से खराब हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक धुंधली छवि थी। फिर उसने अपनी कलाई दिखाई। वहाँ एक गहरा जला हुआ निशान था। उस दिन मेले में जाने से पहले खीर बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था। विक्कू बहुत रोया था। उसने मेरे जले हुए हाथ पर फूंक मारी थी और अपनी छोटी सी उंगली से वहाँ मरहम लगाया था। उसने कहा था, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो डॉक्टर बनूंगा और तेरा हाथ ठीक कर दूंगा। बुढ़िया फफक फफक कर रो पड़ी। मेरा विक्कू, मेरा राजा बेटा, पता नहीं भूखा होगा, प्यासा होगा। विक्रम की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसे याद आ गया, वो जला हुआ निशान, वो खीर की खुशबू, वो मेले की भीड़ और वो भयानक पल जब माँ का हाथ छूटा था। उसे याद आया कि कैसे वो अनाथालय में हर रात रोता था और भगवान से कहता था कि मेरी माँ का हाथ ठीक कर देना। विक्रम ने अब खुद को नहीं रोका। उसने अपनी वो रौबदार कैप उतार कर जमीन पर रख दी। उसने उस बुढ़िया के जले हुए हाथ को अपने हाथ में लगा लिया और दहाड़ मारकर रो पड़ा, माँ। यह एक शब्द 80 घाट के पत्थरों से टकरा कर गूंज गया। माँ, मैं आ गया, माँ, मैं तुम्हारा विक्कू हूँ। बुढ़िया एकदम शांत हो गई। उसने अपनी धुंधली आंखों को फाड़ कर विक्रम को देखा। उसके कांपते हाथ विक्रम के चेहरे पर गए। उसने उसकी नाक छुई, उसका माथा छूकर देखा जैसे कोई अंधा टटोलता है। विक्कू? बुढ़िया ने अविश्वास से पूछा। तू मेरा विक्कू है? हाँ माँ, मैं वही हूँ। देख, मैं सिपाही बन गया, जैसा तू चाहती थी वैसा बड़ा अफसर बन गया। देख माँ, मेरी वर्दी देख। विक्रम ने बच्चों की तरह अपनी वर्दी उसे दिखाई। बुढ़िया ने एक पल के लिए विक्रम को देखा और फिर जोर से उसे अपने गले लगा लिया। 25 साल का दर्द, 25 साल का इंतजार, हजारों रातें जो उसने खुले आसमान के नीचे ठंड और बारिश में काटी थी, वो सब आज उस एक आलिंगन में पिघल गए। वो माँ जिसे लोग पागल कहते थे, आज दुनिया की सबसे अमीर औरत थी। उसका बेटा, उसका खोया हुआ मुन्ना उसकी बाहों में था। आसपास खड़े पुलिस वाले जो अभी डंडे बरसा रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। हवलदार ने चुपचाप अपना डंडा पीछे छिपा लिया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। घाट पर मौजूद श्रद्धालु भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच एक माँ और बेटे का मिलन हो रहा था। दोस्तों, ये भावुक कर देने वाला पल हमें बताता है कि दुनिया में माँ की ममता से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आपको भी अपनी माँ की याद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माँ लिखें। विक्रम ने रोते हुए माँ के आंसू पोंछे। माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं इतनी पास था, फिर भी तुझे पहचान नहीं पाया। तू यहाँ भीख मांगती रही और मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता रहा। मुझे माफ़ कर दे माँ। बुढ़िया ने अपने मैल जमे हाथों से विक्रम का मुंह बंद कर दिया। नहीं बेटा, तू आ गया, बस यही बहुत है। मुझे पता था महादेव मेरी सुनेंगे, मुझे पता था मेरा विक्कू आएगा। विक्रम ने तुरंत अपने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी लाओ तुरंत। उसने अपनी गोद से उस कमज़ोर माँ को उठाया, जिसका वजन अब शायद एक बच्चे से भी कम था, जिस माँ ने उसे बचपन
में गोद में उठाया था, आज बेटा उसे गोद में उठाकर अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी की तरफ बढ़ा। विक्रम ने उसे अपनी पिछली सीट पर बैठाया। माँ बार बार उस वर्दी को छू रही थी, उस सितारे को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना नहीं हकीकत है। विक्रम खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा। उसने पीछे मुड़कर माँ से कहा, माँ अब कोई झोपड़ी नहीं, अब तू मेरे साथ मेरे बंगले में रहेगी, राज करेगी मेरी माँ। उस रात डीएम का बंगला जो हमेशा शांत और वीरान रहता था, वहाँ एक अलग ही रौनक थी। विक्रम ने अपने हाथों से माँ को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए। घर के नौकर हैरान थे कि जिस साहब से वो बात करने में डरते थे, वो आज एक बूढ़ी औरत के पैरों में तेल की मालिश कर रहे हैं। विक्रम ने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया। माँ ने एक निवाला खाया और रुक गई। उसने अपनी पोटली से वो पुरानी सूखी हुई टॉफ़ी निकाली जो उसने 25 साल से संभाल कर रखी थी। ले विक्कू, तूने मेले में मांगी थी ना, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने भीख मांग कर यह खरीदी थी कि जब तू आएगा तो तुझे दूंगी, ले खा ले। विक्रम के गले से निवाला अटक गया। अब वो टॉफ़ी अब खाने लायक नहीं बची थी, लेकिन विक्रम के लिए वो दुनिया का सबसे कीमती प्रसाद था। उसने वो टॉफ़ी मुंह में रख ली। उसमें मिठास नहीं थी, लेकिन उसमें माँ के त्याग का स्वाद था। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी माँ को लेकर उसी 80 घाट पर गया, लेकिन इस बार अतिक्रमण हटाने नहीं, बल्कि गंगा मैया की आरती करने। विक्रम वर्दी में नहीं बल्कि धोती कुर्ते में था और माँ ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी। माँ का चेहरा अब चमक रहा था। वो गर्व से सबको बता रही थी, देखो यह मेरा विक्कू है, यह बड़ा साहब है, मैंने कहा था ना मेरा बेटा आएगा। जिन पुलिस वालों ने उसे धक्का दिया था, वो अब उसे झुककर सलाम कर रहे थे। विक्रम ने वहां मौजूद सभी बुजुर्गों और बेसहारा लोगों के लिए वहीं लंगर लगवाया। उसने घोषणा की कि बनारस में अब कोई भी बुजुर्ग बेसहारा सड़क पर नहीं सोएगा। उनके लिए सरकारी आश्रम बनाए जाएंगे, जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर सावित्री धाम रखा। वक्त का पहिया देखिए दोस्तों, जो बेटा अपनी माँ को वहाँ से हटाने आया था, उसी माँ ने उसे इंसानियत का असली पाठ पढ़ा दिया। विक्रम एक सख्त अफसर था, लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि कानून और नियम जरूरी है, लेकिन संवेदना और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं। उस पेड़ के नीचे जहाँ वो माँ 25 साल तक एक पत्थर की तरह जमी रही, वहाँ आज विक्रम ने एक सुंदर चबूतरा बनवा दिया है, जिस पर लिखा है माँ के विश्वास की जीत। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, अपनी जड़ों और अपने रिश्तों को कभी मत भूलिए। हो सकता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही से कोई अपना आपसे बहुत दूर हो गया हो। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी गरीब या बेसहारा को हिकारत की नज़र से मत देखिए। न जाने किसके फटे कपड़ों में कौन सा महान रिश्ता या कौन सी महान कहानी छिपी हो। माँ का प्यार ही वो एकमात्र दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। माँ के इस अटूट विश्वास के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम वादा करते हैं कि हम हमेशा आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे जो आपको आपके अपनों के और करीब ले आए। अंत में बस इतना ही कहूँगा, माता पिता पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जय हिंद, जय भारत।